नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हम करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर के जो एक साल का पूरा करंट अफेयर है हमारे आरएस 2021 के लिए, उसे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो न्यूज़ हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट आई हैं उन्हें हमें किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं और इसके लिए हम हिंदू और बाकी न्यूज़ पेपर्स का यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एमडी के बारे में और आईएमडी ने यहाँ पे क्या कहा है, इसे देखते हैं हम लोग। तो आईएमडी ने यहाँ पे प्रेडिक्शन की है कि मानसून जो है, ठीक है, मानसून जो है वो तकरीबन 101% यहाँ पे क्या नाम है आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा और सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे 6% का इंक्रीज देखने को मिलेगा मानसून में। तो हर साल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, जब मॉनसून का अराइवल होता है तो यहाँ पे रेन का प्रेडिक्शन करता है कि कितनी रेन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ये कहा है कि 101% यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज के ऊपर। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है ये एक प्रॉपर एस्टिमेट होता है जिसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतने लॉन्ग पीरियड में कितनी यहाँ पे रेनफॉल रही है। तो यहाँ पे जो इसका एस्टिमेशन है वो है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एलपीए जो हम लेते हैं वो है 88 सेंटीमीटर। तो वहां पे 101% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं 98% का जो है वो आपका कह रहे हैं कि 16 तारीख से 16 अप्रैल से पहले ही एलपीए का 98% पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इन्होंने कही है और कहा है कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सेंट्रल इंडिया में 6% का इंक्रीज यहाँ पे देखने का मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यही सारी बात पूरे न्यूज़पेपर में काफी दिनों तक ये कवर रही। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर सीजनल रेनफॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिलो नॉर्मल कब होता है। ठीक है, बिलो नॉर्मल कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे, और अबव नॉर्मल यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं, जैसे इंडियन ओशन डायपोल जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, इस कारण भी यहाँ पे बारिश जो है अच्छी देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। चलिए, तो ये जो एलपीए ये आपसे पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, इट इज एन एवरेज रेनफॉल, और आरएएस इस तरीके के क्वेश्चन निकाल सकता है आपसे। और इसे हम कैलकुलेट करते हैं जून से सितंबर महीने के बीच में। तो जून से सितंबर महीने जो होता है इसमें हम एलपीए को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट 50 ईयर के पीरियड को लेके। तो पिछले जो 50 ईयर हुए हैं उस पीरियड को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं कि एलपीए कितना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेंचमार्क रहता है जिससे हम फॉरकास्ट करते हैं कि रेनफॉल जो है मॉनसून की वो कितनी होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आईएमडी जो है एलपीए को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है पूरे कंट्री के लिए, और इसकी रेंज जो रखी गई है 7160 मीटर से लेके सेंटीमीटर से लेके सॉरी 143 सेंटीमीटर तक रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए आईएमडी जो मेंटेन करता है 5 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उन्हें कैटेगरी में मेंटेन करता है ऑल इंडिया स्केल में, और ये है आपका नॉर्मल और नियर नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल नियर नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर 10% से ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल और नियर नॉर्मल। बिलो नॉर्मल की अगर बात करें तो लेस देन अगर 10% के इंक्रीज देखने को मिलता है एलपीए के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे इसे कहते हैं हम लोग, क्या नाम है, बिलो नॉर्मल। अब नॉर्मल होता है अगर यहाँ पे जो एक्चुअल रेनफॉल है वो कितनी हो जाए, 104 से 110% तक हो जाए एलपीए के, तो वो अबव नॉर्मल हो जाएगी। डिफिशिएंट होता है अगर लेस देन 90% हो जाए एलपीए के, और एक्सेस होता है अगर 110% हो जाए एलपीए के। तो अगर इस एवरेज से कितना ज्यादा कितना कम हो रहा है, इस चीज को यहाँ पे देखा जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि कितनी यहाँ पे इंक्रीज है। तो उसी हिसाब से नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, अबव नॉर्मल, डेफिशिएंट, और इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है 50 ईयर्स का पूरा डाटा यहाँ पे कलेक्ट करके। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसकी रेंज कितनी है, 71 से 140। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सॉरी यहाँ पे जो ये न्यूज थी, ये दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे एक न्यूज लेके आई थी, दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज है कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट अल्कोहल यानी दारू को क्या कर रही थी, मोबाइल एप्स के थ्रू डिलीवरी इनकी करने की बात कर रही थी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये बात आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट क्यों करने जा रही थी। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट इसलिए करने जा रही थी क्योंकि यहाँ पे कोविड के कारण क्या हो रहा था, जब भी थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन मिल रही थी तो लोग ठेकों पे जा रहे थे, वाइन शॉप पे जा रहे थे और बहुत लंबी लाइंस देखने को मिल रही थी। और इन लंबी लाइंस में यहाँ पे फिर से वायरस फैलने के चांसेस जो थे वो फिर से बढ़ रहे थे, तो केसेस वापस फिर से इंक्रीज हो सकते थे क्योंकि ये लोग वापस अपने घर जाते तो घर वालों को होता, फिर उसके बाद ये चीजें और खराब हो सकती थी। और यहाँ पे देखा गया कि जब यहाँ पे आपके कोविड की जब रिस्ट्रिक्शंस कम की गई और जब उसके बाद ठेके खोले गए तो इतनी लंबी कतार हो जाती थी कि ना तो उसे पुलिस कंट्रोल कर पाती थी ना कोई उसे कंट्रोल कर पा रहा था, और लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब परेशान भी हो रहे थे इस चीज़ों से, जो वहाँ की लोकल पब्लिक और बाकी सब भी। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, तो ठीक है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का अपना फैसला है, दिल्ली गवर्नमेंट उसमें आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए। बट इसका रेफरेंस अगर हम लेना चाहें तो आर्टिकल 47 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे इसे हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 47 कहता है ये ड्यूटी है स्टेट की, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट की ये ड्यूटी होती है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो ये यहाँ पे बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 47। और साथ में यहाँ पे इसमें एक और बात की गई है, प्रोहिबिशन करे किसके ऊपर, कंजम्पशन, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स का और ड्रग्स का। तो यहाँ पे जो ड्रिंक्स और ड्रग्स जो है इनको यहाँ पे रोक लगाने की भी बात करता है आर्टिकल 47। तो समझने वाली बात है, आर्टिकल 47 क्या है, डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे देश की, संविधान में दिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये किस आधार पर लागू होंगे, ये डिपेंड करता है कि राज्य के पास आर्थिक संसाधन कैसे हैं। राज्य के पास जो आर्थिक संसाधन है वो कैसे हैं, यानी उसके पास रिसोर्स कैसे हैं, और इन्हीं रिसोर्स के ऊपर वहां पे डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, जो आर्थिक संसाधन है, जो रिसोर्स जो है, ये किस तरीके से सरकार इस्तेमाल करेगी। तो मान के चलिए सरकार अगर यहाँ पे शराब बंदी करती है, दारू बंदी कर देती है, तो यहाँ से इससे मिलने वाले रेवेन्यू जो है वो सरकार का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये अब सरकार के ऊपर है, सरकार को करना है कि नहीं। तो इस तरीके से भले ये न्यूज आपकी नॉर्मल सी लगे, बट इससे आर्टिकल 47 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज ये भी बहुत आई थी कि रिसेंटली एफडीआई में इन्फ्लोस बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, बहुत ज्यादा एफडीआई में इन्फ्लो देखने को मिला इंडिया में, एक झटके में काफी ज्यादा इन्फ्लो देखने को मिला। ये न्यूज यहाँ पे आई तो इसके बाद अगर हम देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो 2019-20 और 20-21 के आंकड़े में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो आइटम है 4+7, इन दोनों में बहुत ज्यादा बढ़ने को मिला। तो ये 4+7 अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला, 80,000 के आसपास यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, 80% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये कुछ है नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। अगर आप देखेंगे 1,000 कहाँ था, 1400, और यहाँ 36,000, तो यहाँ पे काफी ज्यादा, यहाँ पे आपको 552 से 38, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में हमें देखने को मिली। ठीक है, तो एफडीआई काफी ज्यादा एकदम से अच्छे से इंडिया में बढ़ा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है इनका मेन यहाँ पे रोल प्ले हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम से आए। तो यहाँ पे सेक्शन 2 जो है सेबी का, सेबी एक्ट 1995, सॉरी, उसके अंदर यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में, अगर हम उसे सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो किस तरीके से आता है। एक आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है, और इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रिपार्टेबल बेसिस। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर आती हैं यहाँ पे। ठीक है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो FFIs आती है, यहाँ पे NRI POI के पैसा आता है, ये सब चीजें यहाँ पे हमारी आती है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे, FFII और FDI के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और FDI के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसे समझते हैं। तो अगर हम IMF और OECD के डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे जिनका यहाँ पे एटलीस्ट 10% क्या होता है, शेयर होता है, वोटिंग पावर होती है, ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज में, और वो नॉन रेसिडेंशियल हो, ठीक है,
तो उन्हें हम एफडीआई की कैटेगरी में रखते हैं। तो मतलब मिनिमम 10% अगर किसी का शेयर है, वोटिंग राइट है किसी भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है दूसरे देश की या फिर गवर्नमेंट ही क्यों ना है, अगर उसमें ऐसा है तो उसे हम किस में रखते हैं, एफडीआई की कैटेगरी में रखते हैं। बट अगर हम बात करें तो ऐसे इंडिया में कोई ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी है नहीं, बट यही माना जाता है। ऑफिशियल डेफिनेशन इंडिया में यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अब यहाँ पे कि चाइना एक नया यहाँ पे नॉर्म लेके आया है और वहाँ पे वो करने जा रहा है अपने टू चाइल्ड पॉलिसी जो है इसको यहाँ पे रिलैक्स करने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टू चाइल्ड पॉलिसी जो है, नॉर्म जो है उसे यहाँ पे रिलैक्स करना जा रहा है ताकि वहाँ पे क्या कर सके, वो भी अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पे ग्रो कर सके। ठीक है, बात करते हैं, देखिए वन चाइल्ड टू चाइल्ड पॉलिसी जो है यहाँ पे जो बात होती है, ये यहाँ पे बात होती है चाइना के रिस्पेक्ट में कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पे ये पॉलिसी लेके आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अनाउंस कर दिया कि वो थर्ड चाइल्ड भी ले यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिया को कुछ लर्न करना है और कभी भी इसके बारे में बात की जाए कि नहीं यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी टू चाइल्ड पॉलिसी लेके जाए, तो इंडिया यहाँ पे लर्न कर सकता है कि चाइना का जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी कंट्रोल मेजर के हिसाब से ये चाइना का जो है ये कोई खास सही एक्सपेरिमेंट रहा नहीं। तो इसका हम इंडिया में इस्तेमाल करें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे एक चीज सामने निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है, हमें रिप्लेसमेंट लेवल पे अच्छे से काम करना होगा। टोटल फर्टिलिटी लेवल पे जो है इन सब पे काम अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स में ये अच्छा है और कुछ स्टेट में बुरा है। तो अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, तो ये बात होता है टोटल फर्टिलिटी रेट की एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एक वुमेन जो है अपने लाइफ पीरियड में, मतलब 15 to 49 में कितने यहाँ पे चिल्ड्रन यहाँ से हो रहे हैं एक वुमेन से। ठीक है, कितने बच्चे हो रहे हैं ये मेन टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल रिप्लेसमेंट लेवल, द रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि कितने बच्चे यहाँ पे जो है वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से यहाँ पे हम लोग पता कर पाते हैं पॉपुलेशन के सही इंक्रीज के फिगर को। अगर हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का अगर नया लेटेस्ट देखें तो यहाँ पे इंडिया का टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है। कितना है, 2.2। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा हर एक महिला तकरीबन दो से ऊपर ही चल रहा है, दो बच्चे के आसपास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मार्जिनल मोर देन द रिप्लेसमेंट रेट विच इज 2.1। तो रिप्लेसमेंट रेट हमारा चल रहा है 2.1। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो हमारा क्या है, जो पॉपुलेशन की इशू है उसे हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मूडी। ठीक है, मूडी ने यहाँ पे क्या किया है, एक आपकी फर्म है और यहाँ पे क्या नाम है, थिंक टैंक है, और यहाँ पे इसने जीडीपी का जो फॉरकास्ट किया है वो कम कर दिया है। ठीक है, तो मूडी जो सर्विसेज है इसने यहाँ पे क्या किया है, कम कर दिया है इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट। और यहाँ पे कहा है कि ये जो है कितना रहेगी, 9.3 रहेगी। पहले इसने कहा 13.7 रहेगी, अब इसने कम कहा है। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, नई नई रेटिंग्स देती हैं और उसमें रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो यहाँ पे जीडीपी की कैलकुलेशन और बाकी सब अलग अलग फैक्टर्स को यहाँ पे बताती रहती है कि ये जम ज़्यादा होगा, ये कम होगा, और इस तरीके से बताती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि जीडीपी जो रहेगी इंडिया की वो 9.3 रहेगी, इसके हिसाब से, मूडी के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स जो था इसके यहाँ पे कम होने की बात की गई थी। तो यहाँ पे होता क्या है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, सबसे पहले ये जानना होगा इसे निकालता कौन है, IHS मार्केट, ये इसे निकालती है। IHS मार्केट, ये इसे यहाँ पे निकालती है, ध्यान रखिएगा। और इससे ये पता किया जाता है कि जो यहाँ पे आपका पर जितना भी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, मतलब कितना यहाँ पे सामान प्रोड्यूस होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, क्या ग्रोथ होगी, ये यहाँ पे देखने को पता चलता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है, आपकी जो जॉब्स हैं वो मैक्सिमम क्या हो रही होंगी, लोगों की छूटेंगी। तो ये यहाँ पे सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, चलिए यहाँ पे पीएम केयर स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है चिल्ड्रंस के लिए। तो जो भी कोविड 19 से जो बच्चे यहाँ पे जिनको किसी तरीके की दिक्कत हुई तो उसके लिए पीएम केयर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक आपकी न्यूज थी जो आपको ध्यान रखना है। चलिए
तो बात करते हैं आगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। 43rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स की बात की गई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो अभी इस साल जो मीटिंग हुई थी, वो जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम में, हम न्यूज़ डिस्कशंस को करते रहेंगे, हम क्वेश्चंस को यहाँ पे करते रहेंगे, ताकि आरएएस आने तक आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएं। तो यहीं पे आज के सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।